नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की टॉप 10 खबरें जिन पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड की बात करें तो आज गोल्ड पर दबाव है। करीब 100 रुपए की कमजोरी दिख रही है। एमसीएक्स पर 50,800 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। कॉमेक्स पर $1845 के नीचे है। जिस तरह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का रुख अब सख्त होता जा रहा है। फेड जून और जुलाई दोनों ही बैठक करीब आधे % की बढ़ोतरी कर सकता है, उसका यहाँ पर दबाव है। डॉलर और बॉन्ड यील्ड भी मजबूत है, तो चांदी पर भी दबाव है। चांदी में गिरावट इवेंट ज्यादा दिख रही है। कल शाम को जो भी तेजी आई थी वो यहाँ पर खत्म होती दिख रही है। कच्चे तेल की बात करें तो सऊदी ने संकेत दिए हैं कि जुलाई में वो दाम एशियाई ग्राहकों के लिए बढ़ाएंगे और ब्रेंट अब भी $120 के ऊपर टिका हुआ है। आधे % से ज्यादा की तेजी आज हम कच्चे तेल में देख रहे हैं। नेचुरल गैस, गर्म मौसम में कूलिंग डिमांड यहाँ पर बढ़ी है, जिससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। एमसीएक्स की बात करें तो 730 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का काउंटर ट्रेड कर रहा है। $9 के आसपास नाइमेक्स पर नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। वहीं कॉपर की अगर बात करें तो चीन के कमजोर पीएमआई आंकड़ों से यहाँ पर दबाव है। 795 रुपए के नीचे कॉपर है। जिंक की बात करें तो यहाँ भी आधे से 1% की गिरावट है, 330 के आसपास है। एल्युमिनियम में आधे % की गिरावट है और लेड पर भी दबाव है 185 के आसपास। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में मेंथा ऑयल की अगर बात करें तो 1025 के आसपास कारोबार कर रहा है। कम उत्पादन है, मांग ज्यादा है, इससे यहाँ पर ऊपरी स्तर पर सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब मुनाफा वसूली हावी हो गई। कॉटन को लेकर खबर ये हो आ रही है कि 3 जून तक की जो बुआई है वो 2.5% पिछले साल के मुकाबले कम है। 10,73,000 हेक्टेयर में अब तक बुआई हो चुकी है। भाव आज आधे % गिरावट के साथ एमसीएक्स पर कारोबार दिख रहा है। हल्दी खरीदारी वापस से लौटी है। स्पाइसेस में सबसे ज्यादा तेजी यहीं पर दिख रही है, 8,100 के आसपास। जीरे की बात करें तो 21,350 के आसपास। धनिया कम उत्पादन और भाव 11,350 के ऊपर। आधे % की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। कैस्टर मांग ज्यादा है, भाव 7,500 रुपए के ऊपर है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ सुनील खटके साहब हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ के रिटेल बिजनेस हेड हैं, और साथ ही तपन पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है एचडीएफसी सिक्योरिटीज से, और पृथ्वीराज कोठारी साहब हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है इफ्जा के। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं। और गोल्ड सिल्वर को लेकर एक खबर ये आ रही है कि सूत्रों के हवाले से कि मई में गोल्ड इंपोर्ट में तेज उछाल देखने को मिला है। मई के महीने में करीब 101 टन सोने का इंपोर्ट हुआ है, जबकि 2021 के मई महीने में करीब 13 टन सोने का इंपोर्ट हुआ था। ये गोल्ड इंपोर्ट को लेकर ये अहम आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि भाव में जिस तरह से करेक्शन आया था और शादियों की डिमांड भी बेहतर है, और आने वाले समय में गोल्ड की जो त्योहारी सीजन है उसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है, उससे यहाँ पर गोल्ड इंपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चलिए इस पर बात करेंगे। पृथ्वीराज कोठारी साहब भी हमारे साथ होंगे। सुनील जी, आपको क्या लग रहा है बुलियन मार्केट में जिस तरह की तेजी दिख रही है? चलिए पृथ्वीराज कोठारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह के इंपोर्ट के नंबर दिख रहे हैं गोल्ड इंपोर्ट के, क्या लग रहा है, क्या इससे घरेलू बाजार में कीमतों को सपोर्ट मिलेगा? क्या आने वाले समय में डिमांड बढ़ने वाली है, इसलिए तेजी से इंपोर्ट बढ़े हैं? देखिए, लास्ट 2 साल कोविड के हिसाब से हम लोग फेस्टिवल भी नहीं मना सके थे, और उसके साथ में मैरिजेस जो थे वो एकदम बहुत कम हो गए थे, और लोग गैदरिंग के साथ में लोग मना रहे थे। अब धीरे धीरे कोविड का फेयर कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने मास्क निकाल दिया, फिर मैरिजेस जैसी थी वैसी हो गई है, तो उस हिसाब से थोड़ी खरीदी इसमें इस साल ज्यादा है, क्योंकि लास्ट मई मंथ के अंदर कोविड का फेयर था और लॉकडाउन थे काफी स्टेट के अंदर। तो धीरे धीरे जो इम्पोर्ट बाकी था वो हुआ, और शादियां भी इस साल में बहुत काफी ज्यादा हुई, और प्लस ऑस्पिशियस डे अक्षय तृतीय भी था मई मंथ में, तो उस हिसाब से भी खरीदारी काफी हुई। इस हिसाब से इम्पोर्ट एज यूजुअल जो हम लोग 1000 टन का ईयरली देखते हैं उसके आसपास ही रहता है। 100 टन नॉर्मल ही है, क्वाइट नॉर्मल। 70-80 टन एवरी मंथ में होता ही है, अगर आप कोविड का पीरियड छोड़ देते हो तो उसमें 70-80 टन गोल्ड इंपोर्ट होता ही है। इस साल के अंदर काफी टाइम के बाद में प्राइस थोड़े कंफर्टेबल थे, थोड़े डाउन साइड में थे, और उसके साथ में डिमांड अच्छी थी, शादियां ज्यादा थी, तो लोग काफी इसमें खरीदारी थी। और मेरे हिसाब से लास्ट 10-15 सालों में ऐसी अक्षय तृतीया कभी नहीं हुई है।
तो अक्षय तृतीया भी अच्छी रही, हर जगह के ऊपर काफी डिमांड था और इस ऑस्पिशियस डे पे लोग गोल्ड खरीदते हैं, एक प्रथा है, तो उस हिसाब से लोगों ने खरीदी भी काफी की है। ओके सर, अब आगे का आउटलुक क्या लग रहा है? फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक क्या है? क्या लग रहा है आने वाले समय में भाव यहाँ से आपको तेज होते दिख रहे हैं या और करेक्शन की उम्मीद है? वॉर प्रीमियम इसमें लगा हुआ है 2-3 हज़ार रुपए का, वो कम हो सकता है? देखिए, अब जैसे 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 एफओएमसी नजदीक आती है, जॉन 15-16 एफओएमसी है, उस हिसाब से गोल्ड पे थोड़ा नीचे का प्रेशर रहता है। मेरे हिसाब से गोल्ड अभी भी यहाँ से 500 रुपया नीचे जाने की उम्मीद है और इंटरनेशनल मार्केट अगर देखेंगे तो 1785 एक बार फिर से टच कर सकता है। जैसे जैसे एफओएमसी के नजदीक जाते हैं वैसे प्रेशर रहता है और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते जाता है तो इक्विटी मार्केट पे भी इफेक्ट करता है, गोल्ड प्राइस पे शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट करता है, प्लस अपना रुपया डेप्रिसिएशन हो जाता है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वैसे अपना रुपया डेप्रिशिएट हो जाता है। रुपया देखो ऑल टाइम हाई के ऊपर 77-70 के आसपास खड़ा है, तो अपना रुपया गोल्ड को काफी इफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड इंपोर्ट फिगर के ऊपर। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे कि गोल्ड अगर नीचे भी जाता है और रुपया अपना कमजोर होता है तो गोल्ड पे उतना इफेक्ट नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड ज्यादा नीचे मुझे नहीं लग रहा है, 500-700 रुपया अगर नीचे आ जाए तो एक प्रेशर के हिसाब से आ सकता है। 500 से 700 रुपये नीचे आ सकता है। सर, अब चांदी पर भी एक सवाल बनता है। चांदी काफ़ी वॉलेटाइल हो गई है, कल अच्छी तेज़ी दिख रही थी, आज फिर से दबाव दिख रहा है। चांदी में क्या लग रहा है, क्या चांदी के फंडामेंटल्स इतने सपोर्टिव है, इंडस्ट्रियल डिमांड का फ़ायदा मिलेगा और गोल्ड से अच्छी तेज़ी चांदी यहाँ पर दिखा सकती है क्या 2022 के बचे हुए महीने में? देखिए, मैं चांदी को काफ़ी बुलिश देख रहा हूँ। चांदी अगर आप देखोगे तो इनका काफ़ी यूज़ हो गया है। इंडिया का इम्पोर्ट ऑलमोस्ट 6000 टन इंडिया का इम्पोर्ट है, 5000 से 6000 टन इम्पोर्ट है और लास्ट 2 साल से इम्पोर्ट नहीं हुआ था, तो इस साल इम्पोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। और चांदी ग्रीन एनर्जी में काफ़ी यूज़ हो रही है, हर जगह पे इंडस्ट्रियल है, ईवी इसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर यूज हो रही है, तो चांदी की यूजेस काफी बढ़ गए हैं। और प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड अगर आप देखोगे लास्ट 2 साल में इन्वेस्टमेंट डिमांड में ऑलमोस्ट 36,000 टन चांदी इन्वेस्ट किया है लोगों ने। तो चांदी धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ऑन डाउन साइड शुड बी अराउंड 60,000 रुपीज और 60,000 और उसके ऊपर का 73-75,000 भी धीरे धीरे 2022 एंड तक जा सकता है। यानी चांदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, इनको लग रहा है कि चांदी ग्रीन एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरह से है वो तो है ही, साथ ही एक इन्वेस्टमेंट बाइंग भी है, ऑर्नामेंट्स के लिए है। महंगे गोल्ड की जगह पे बहुत सारे प्रेफरेंस रूरल एरियाज में चांदी को दिया जाता है। तो कोठारी साहब का यही मानना है कि 60,000 के आसपास जब भी चांदी खरीदें, लंबी अवधि का नजरिया है, आपको साल भर के भीतर 75,000 तक के भी लेवल दिख सकते हैं। शुक्रिया कोठारी साहब, आपने वक्त निकाला, गोल्ड और सिल्वर का पूरा आउटलुक समझाया और किस तरह से आपको यहाँ पर व्यू लेकर चलना चाहिए। और गोल्ड पर भी उन्होंने कहा कि 500 से 700 रुपये तक की अगर गिरावट आए तो कंफर्टेबली आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, यानी 50,000 के आसपास एक ऐसा लेवल है जहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन चलिए अब वायदा बाजार के हिसाब से देख लेते कि ट्रेडर को क्या करना चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए तो खरीदारी की सलाह दे दी इन्होंने, अब सुनील जी से जानते हैं। सुनील जी, क्या ट्रेडर्स को आप क्या सलाह दे रहे हैं जिनका पोजिशनल व्यू है और इंट्राडे के लिए क्या करें गोल्ड और सिल्वर में आज? जी, विष्णु मोहन जी, आई थिंक जो लेटेस्ट फ्रंट पे जो अपडेट्स है फंडामेंटल फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स भी अभी ठीक-ठाक बाउंस बैक दिखा दिया है, 102.75 के रेंज में अभी चल रहा है और जो यूएस के 10 साल के ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो फिर से 3% के ऊपर चले गए हैं। इससे गोल्ड पे थोड़ा जो है दबाव बना हुआ है। इसका कारण ये भी है कि यूएस का जो जॉब रिपोर्ट था वो थोड़ा बहुत अच्छा आया है, जिससे सेंटिमेंट्स थोड़े पॉजिटिव बने हैं फेड के मॉनेटरी टाइटनिंग को लेके। तो कहीं न कहीं ये फैक्टर्स जो हैं गोल्ड और सिल्वर पे अभी दबाव डाल रहे हैं। तो मेरा गोल्ड पे जो व्यू रहेगा वो टेक्निकल फ्रंट पे रहेगा। 51,050 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेकआउट करता है तभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है गोल्ड में। अगर वो ब्रेकआउट नहीं बनता है तो जैसे कोठारी साहब ने भी बताया कि 400-500 रुपए का करेक्शन देखा जा सकता है। तो गोल्ड में मेरा ब्रेकआउट बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। अभी 50,700 के आसपास चल रहा है। 51,050 का रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है तो बाई करना चाहिए। 50,850 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 51,450 का एक टारगेट रहेगा। अगर वो ब्रेकआउट नहीं होता है तो वेट एंड वॉच का सिनारियो गोल्ड के लिए है। अगर चांदी की बात करते हैं, मुझे लगता है जो करंट चाइना और यूएस के फ्रंट पे ताइवान को लेके जो गहमा गहमी है, वहां पे मुझे लगता है थोड़ा बहुत चांदी को सपोर्ट मिल सकता है। तो 61,700 के आसपास अभी चल रहा है, तो करंट रेट पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 61,400 का सपोर्ट है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं और 62,200 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं चांदी में।
तो सोने और चांदी दोनों में खरीदारी की सलाह है। 62,200 के टारगेट के लिए आप यहां पर चांदी खरीद सकते हैं। 61,400 का स्टॉप लॉस लगा ले। तपन टेक्निकली आपको क्या लग रहा है, जो इस तरह की गिरावट आई है, क्या आपके कंफर्ट के हिसाब से अभी बाइंग की सलाह बन रही है क्या गोल्ड और सिल्वर में? जी, मुझे लग रहा है कि 1870 का जो रेजिस्टेंस था तो वहां से टच करके प्राइसेस में करेक्शन आया है और मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन और भी कंटिन्यू रह सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर हम देखें तो डाउन साइड में वापस से मुझे लग रहा है कि 1810 की रेंज जो है गोल्ड प्राइस टच कर सकते हैं। और बाकी फंडामेंटल साइड अगर देखें तो यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा है और यूएस फेड मीटिंग जो है उसका स्पेकुलेशन मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, तो जिस कारण हमको आज सेलिंग देखने को मिला है। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों में तेजी जारी है, तो जिस कारण और प्रेशर बना हुआ है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग कंटिन्यू होनी चाहिए। 50,800 के लेवल से गोल्ड में सेल कर सकते हैं, 50,950 का स्टॉप लॉस और टारगेट जो है 50,500 का रख के गोल्ड में सेल कर सकते हैं। चांदी मुझे लग रहा है बेसमेंट के साथ रह के जो करंट रेंज है 60,500 से लेके ऊपर में 63,500 की वो कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए उसमें भी प्रेशर बना रहेगा। मुझे लग रहा है 60,500 का सपोर्ट रहेगा, तो वहां तक प्राइस चांदी में भी जा सकते हैं। चलिए, तो गोल्ड और सिल्वर की बात हो गई। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, जहां पर तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। $120 के ऊपर अब ब्रेंट का भाव टिक गया है। एमसीएक्स की बात करें तो 9,250 के आसपास है। हालांकि ऊपरी स्तरों से आज हल्की अब नरमी यहां पर दिख रही है। सुनील जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में? सऊदी ने भी अब कह दिया है कि जुलाई के लिए वापस से दाम बढ़ाएंगे। मई में भी, हालांकि भाव उस समय बहुत ज़्यादा थे, तो मई में भी दाम बढ़ाए गए थे, जून में लेकिन कम हुआ था, लेकिन अब वापस से जुलाई में बढ़ाने वाले, क्या लग रहा है अब? जी विष्णु मोहन जी, मुझे लगता है अभी करंट भाव जो है मार्च 2022 के हाईस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनेशनली भी ब्रेंट $120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दो तीन फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं। एक तो चाइना की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं ईज आउट हो रही हैं। दूसरी तरफ यूएस का जॉब डेटा अच्छा आया है, तो मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। और जैसे आपने बताया, सऊदी ने एशियन कंट्रीज के भाव में थोड़ा प्रीमियम ऐड किया हुआ है, क्योंकि वो भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में डिमांड जो है रोबस्ट रहेगा। और एक फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो यूरोप भी कहीं ना कहीं रशियन ऑयल बैन करेगा स्टैगर्ड तरीके से, तो उसका भी एक असर जो है हमको भाव में देखने को मिल रहा है। और यूएस में भी ड्राइविंग सीजन है, हॉलीडे सीजन है, तो कहीं ना कहीं वहां से भी कंजम्पशन जो है बढ़ते हुए नजर आएगा। यूएस के गैसोलीन स्टॉक भी दिसंबर 2021 के लोस पे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारे फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं यही इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में सप्लाई टाइटनेस जो है वो जारी रहेगी और डिमांड थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम और $3 या $4 तक का अप्रिसिएशन इंटरनेशनल फ्रंट पे ब्रेंट क्रूड में देखने को मिल सकता है। तो मेरी सलाह डोमेस्टिक मार्केट में भी बाइंग का ही रहेगा। करंटली 9,230 के आसपास चल रहा है, वहां पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 9,180 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 9,320 तक का एक टारगेट जो है लेके चल सकते हैं। ओके, यानी जो करंट भाव है बिल्कुल उसी आसपास। आपको डिप पे बाइंग या ऊपर में खरीदारी या बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं। जो करंट भाव है अभी अभी खरीद ले। ताज़ा खरीदारी का भाव है 9,230 का करंट भाव है, इसी पर खरीदे। 9,320 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। अब तपन, आपको क्या लग रहा है एनर्जी मार्केट में? हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से दोनों ही काउंटर, नेचुरल गैस और क्रूड, अब हल्का होता यहाँ पर दिख रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? जी, मुझे लग रहा है तेजी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। मैं भी सुनील के साथ सहमत हूँ कि जो ओवरऑल ट्रेंड जो है क्रूड का बुलिश रहेगा। एक तो डिमांड पिक्चर काफी स्ट्रांग है, जिस तरह से पैंडेमिक के बाद की जो रिकवरी आई है डिमांड में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओपन हुई है, तो ऑलरेडी डिमांड ऊपर थी। दूसरा, जो रशिया यूक्रेन वॉर का रिस्क प्रीमियम जो ऐड हुआ है उसका कारण भी फायदा मिला है प्राइस में, जो सप्लाई क्रंच आया है। तो और चाइना की जो कोविड के बाद की जो रिकवरी है तो उसमें भी अभी फायदा मिलेगा, जो डिमांड बूस्ट हुआ है। साथ ही साथ अगर सप्लाई साइड देखें तो सप्लाई काफी टाइट है। रशिया का जो ऑयल है उसको रिप्लेस अभी नहीं किया जा रहा, काफी दिक्कत आ रही है। सेकेंड थिंग, यूएस की डिमांड स्ट्रांग है और यूएस का जो ऑयल है वो अभी यूरोप की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ओपेक की तरफ से जो डिमांड आउटपुट जो है वो हाइक किया गया है, तो वो अगर देखना पड़ेगा आने वाले महीनों में कितना वो कमिटमेंट कर पाते हैं, कितना पूरा कर पाता है वो कमिटमेंट को। तो जिस कारण मुझे लग रहा है कि अभी भी जो सप्लाई साइड है वो काफी टाइट रहेगी, जिसका फायदा प्राइस को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि करंट रेंज से ही क्रूड में बाय करना चाहिए। 9,350 का टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस जो है 9,150 का रख के क्रूड में बाय कर सकते हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो मुझे लग रहा है और तेजी यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल सप्लाई फैक्टर जो है वो भी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ साथ जो डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग है। जो सीजनल डिमांड जो थी विंटर और समर की वो तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे जाके यूरोप और चाइना जो है वो अपनी अपकमिंग जो दिसंबर से नवंबर दिसंबर जब विंटर सीजन आएगी तो उसका भी सप्लाई सिक्योर करने में लगेंगे, जिसके कारण प्राइसेस जो है वो और ऊपर जा सकती है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट अभी भी नहीं करना चाहिए।
थोड़ा भी करेक्शन आता है तो बाइंग का ही रुख रखे, सेलिंग अभी भी ना करें। और मुझे लग रहा है 760 से 780 के लेवल नेचुरली इसमें आ सकते हैं। 760 से 780 यानी यहाँ से करीब करीब 40 से 60 रुपए तक की तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। मेटल में आज चौतरफा गिरावट दिख रही है और कॉपर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, 790 तक फिसल गया है। क्या करना चाहिए कॉपर में, और भी कोई ऐसे काउंटर्स है जहां पर आपको लग रहा है कि और गिरावट आ सकती है? सुनील जी। विश्व मोहन जी, मुझे लगता है जो अभी लेटेस्ट चाइना की तरफ से अपडेट है वो थोड़ा सपोर्टिव है। हालांकि इन्फ्लेशनरी नंबर्स भी सपोर्ट कर ही रहे हैं, बट जो टफर कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे चाइना में वो अभी रोल बैक होते जा रहे हैं, तो थोड़ा माहौल अभी सेंटिमेंट जो है थोड़ा पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ चाइना के गवर्नमेंट ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाया हुआ है। उन्होंने वैट के वैल्यू एडेड टैक्स का रिफंड्स भी करा हुआ है। तकरीबन $120 बिलियन तक का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है उन्होंने इंफ्रा स्पेंडिंग पे ये किया है। तो कहीं ना कहीं जो स्टिमुलस मेजर्स हैं मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तरफ सप्लाई साइड डिसरप्शन अभी भी है और दूसरी तरफ स्टिमुलस पैकेजेस आपको एशियन कंट्रीज की तरफ से अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नजर आ रही है। तो मेरा शॉर्ट टर्म व्यू अभी भी कॉपर को लेके या बेस मेटल को लेके थोड़ा बुलिश ही है। मेरा पिक ऑफ द कमोडिटी कॉपर ही रहेगा। बेस मेटल में 791 92 का भी भाव चल रहा है, करंट रेट के आसपास बाई कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस 789 का लगा के 802 तक का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शाम के सेशन तक। यानी खरीदारी की सलाह है 792 पे, 802 के टारगेट के लिए 789 का स्टॉप लॉस है। आपको क्या पसंद है मेटल में आज तपन? जी, मेरा भी थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है आज के दिन के लिए। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में बिजनेस में जो है प्रेशर बना रह सकता है। एक तो चाइना का डेटा जो है वो खराब आया था, दूसरा जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स है जो यूएस के इन्फ्लेशन डेटा की वेट कर रहे हैं, तो जिसका कारण भी प्राइस में जो ट्रेडिंग जो है वो म्यूटेड रह सकती है। सेकंड थिंग, अगर डॉलर इंडेक्स भी देखें तो वो भी यहाँ पे प्राइस को प्रेशर कर सकता है। और साथों साथ जो येन की मूवमेंट है उसके कारण भी बेस मेटल्स जो है वो फिलहाल अंडर प्रेशर है। तो मुझे लग रहा है 794 के लेवल से कॉपर में सेल कर सकते हैं। जो सपोर्ट लेवल है 785, वहां तक प्राइस जा सकते हैं और जो है वो 798 का रखना चाहिए, नो डाउट। और थोड़ा मीडियम टर्म व्यू अगर देखें तो 780 से लेके 820 की रेंज जो है कॉपर बना सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है सेलिंग में हो सकता है प्राइस। लेकिन काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा दर्शकों को। वो इसी आसपास में सुनील जी बाई की सलाह दे रहे हैं और आप सेल की सलाह दे रहे हैं, कैसे होगा? कुछ बीच का रास्ता निकल पाएगा क्या तपन? कम जो ट्रेंड है मुझे सेलिंग का लग रहा है और सपोर्ट भी जो है 785 का, ये जो सुनील जी का कॉल है वो भी करंट लेवल है, लेकिन उनका टारगेट जो है बड़ा है। तो मेरे हिसाब से जो मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स है वो नीचे लेवल बाय कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर्स, वो मुझे लग रहा है कि सेल करके चल सकते हैं। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि बाई करना चाहिए? अगर तपन यहाँ पर सेल करने की सलाह दे रहे 792, हालांकि 792 का आपका लेवल है खरीदारी का, क्या अभी भी आप बने हुए हैं कॉल में, क्या 792 पे ही खरीद कर ही जाए? जी विश्व मोहन जी, के मार्केट में मल्टीपल फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। जैसे तपन ने बताया वैलिड रीजन है, जो 2-3 फंडामेंटल मैंने बताया वो भी वैलिड है, और हर भाव पे आपको एक बायर भी मिलेगा और सेलर भी मिलेगा। तो आई थिंक उसी से लिक्विडिटी बनती है मार्केट में। बट एक मैं एडवाइस जरूर दूंगा, जो भी कॉल लें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लें। जैसे मैंने 2 या 3 रुपए का स्टॉप लॉस बताया हुआ है, तो वो 2 रुपए का स्टॉप लॉस जो है एक छोटा सा रिस्क है, उसको लेके तकरीबन रिवॉर्ड रेशो जो है तकरीबन 10 रुपए का है। तो 1:5 रिस्क रिवॉर्ड का व्यू है मेरा। तो वहां पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी को इनिशिएट करना है तो वो पोजीशन इनिशिएट कर सकता है। ओके, अब जिन्हें फॉलो करते हैं, अगर सुनील जी को फॉलो करते हैं तो ये इनकी कॉल ले लेते हैं, नहीं तो तपन को फॉलो करते हैं तो उनकी कॉल ले सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ अमित खरे हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं गंगानगर कमोडिटीज से। सर स्वागत है आपका। सर एग्री में स्पाइसेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्पाइसेस में आज धीरे धीरे खरीदारी दिख रही है और टर्मरिक, हल्दी वायदा में सबसे ज़्यादा तेजी, 8100 के आसपास आ गया है। जीरे और धनिये में भी निचले स्तरों से अब धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है। क्या करना चाहिए? क्या तीनों में खरीदारी का रुख है या क्या सलाह दें? कोई टॉपिक है स्पाइसेस में आज? थैंक यू विश्व मोहन जी। देखिए, सभी मसालों में हम देख रहे हैं कि अभी 1-2 दिन से एक अच्छा बेस बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। टॉप पिक की अगर मैं बात करूं तो पहला नंबर में धनिया को दूंगा। धनिया जुलाई का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और इसमें एक फॉलिंग वेज का एक पैटर्न का ब्रेकआउट आज ही आया है। इसका ब्रेकआउट पॉइंट 11550 का है, तो मैं सलाह दूंगा कि 11550 पे जुलाई वाइडा धनिया फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। मेरे को लगता है 1-2 दिन में 12,000 रुपए का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो इसका रहेगा वो 11,250 का रहेगा।
जीरा भी हम देख रहे हैं, सेकंड नंबर जो रहेगा वो जीरे का रहेगा। 21,630 रुपए के ऊपर जीरे में खरीदारी करनी चाहिए जुलाई वाले में। मेरे को लगता है 2-3 दिन में इसके भाव 22,100 रुपए तक आ सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 21,350 का। हल्दी में मैं अभी थोड़ा सा वेट कराऊंगा। हल्दी में अभी ट्रेडर्स को फ्रेश कोई भी ट्रेड करने से बचना चाहिए। जी विस्मय। ग्वार में भी तेजी दिख रही है, 1% के आसपास की तेजी ग्वार सीड में है। ग्वारगम में तो 1.5% तक की तेजी है, 11,100 के ऊपर है। ग्वारगम या ग्वार सीड क्या खरीदे या दोनों खरीदे? पहला नंबर मैं ग्वारगम को दूंगा, क्योंकि ग्वारगम का जो बीटा या फिर बोलूं मैं जो मूवमेंट है वो फास्ट होता है कंपैरिजन टू ग्वारसीड। और तेजी में भी फास्ट गिरता है और मंदी में भी तेजी में भी फास्ट बढ़ता है और मंदी में फास्ट गिरता है। तो अभी जो करंट प्राइस है वो काफी डाउन है, ओवरसोल्ड में मार्केट चल रहा है। तो यहाँ से मेरे को लगता है एक अच्छा बॉटम बन रहा है, तो ग्वारगम ज्यादा स्पीड से चलेगा। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो जुलाई वाइडा ग्वारगम 11,150 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। मेरे को लगता है अभी 1-2 दिन में इसके जो टारगेट हैं वो 11,500 रुपए के हैं और छोटा सा एक स्टॉप लॉस है इसका 10,900 रुपए का। जो ट्रेडर्स ग्वार सीड में खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए 5780 एक अच्छा भाव है। 5780 के आसपास जुलाई ग्वार सीड खरीदें। टारगेट रहेगा 880 का और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 5700 रुपए के नीचे का। जी विस्मन। कॉटन में मुनाफा वसूली अब बढ़ती जा रही है, 46,000 के नीचे फिर से आ गया है, करीब 1% नीचे है। क्या यहाँ से वापस से खरीदारी बनती है? हालांकि स्विंग के जो नंबर्स आ रहे हैं वो पिछले साल के मुकाबले अब भी कम है। जी बिल्कुल, जैसा अगर थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखें हम तो बारिश जरूरी होती है कॉटन की स्विंग के लिए और अभी बारिश जो है वो लेट हो रही है, तो मेरे को लगता है फंडामेंटल का सपोर्ट भी मिलेगा। प्राइस हालांकि ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही है। पिछले 2 साल इसका 12-13 हजार रुपए का भाव था। अभी रिसेंट में इसने 50,000 के आसपास का एक हाई टेस्ट किया है, तो ये सुपर बुलिश स्ट्रक्चर कॉटन में अभी चल रहा है। अगर फ्रेश लेवल की मैं बात करूं तो 45,700 रुपए का एक अच्छा पॉइंट है। आवरली चार्ट पे इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है और एक अच्छा पैरेलल ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट भी आया है। तो 45,700 फ्रेश एंट्री पॉइंट कॉटन में। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 45 का और मेरे को लगता है 2-3 दिन में 46,700 रुपए के इसमें भाव जल्दी देखने को मिलेंगे। कॉटन केक में क्या करना चाहिए? ये भी 2,900 के ऊपर जून का वायदा है। किस काउंटर, क्या यहाँ पर ट्रेड कुछ बन रहा है क्या कॉटन केक में और तेजी दिख रही है आपको यहाँ से? जुलाई वायदा कुकुट की मैं बात करूंगा 2945 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। 3,030 रुपए का एक टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 2,894 का रहेगा। सभी एग्री वायदा विस्मोहन जी अभी जो है काफी डाउन मार्केट में है, बहुत अच्छे डिमांड जोन में चल रहे हैं। तो मेरे को लगता है 10-15 दिन और उससे आगे के टाइम फ्रेम में भी सभी एग्रीटेक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं, तो सभी में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जी विस्मोहन जी। एग्री वायदा में सारे काउंटर्स में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और कॉटन केक भी 3,030 के टारगेट के लिए ये सारे जुलाई वायदा में खरीदारी की सलाह है। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला और पूरे ही एग्री मार्केट में बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स आपने दिए। चलिए अब वापस से नॉन एग्री में खास करके करेंसी मार्केट की चाल देख लेते हैं। हालांकि सुस्ती दिख रही है, 8 पैसे की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है। सुनील जी, क्या लग रहा है करेंसी मार्केट में? जी विश्वमोहन जी, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में हमने उछाल देखा है, ट्रेजरी यील्ड्स में थोड़ा उछाल देखा है, फेड की मॉनेटरी पॉलिसी लग रहा है कि जो जॉब डेटा आया है उसके चलते इंटरेस्ट रेट अच्छे बढ़ाएंगे, वो ब्याज दरें हाई ही रखेंगे, तो कहीं ना कहीं रुपया दबाव में है। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आरबीआई भी कहीं ना कहीं इंटरवीन करेगा, तो मुझे लगता है अभी ये ओवरबॉट जोन में है। मे बी और 20 या 30 पैसे का डिप्रिसिएशन शायद हमको देखने को मिले, बट 78 के बियॉन्ड मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा समय तक सस्टेन कर पाएगा। तो सेल ऑन राइस का एक रिकमेंडेशन मेरा रहेगा। फिर से नियर टर्म में मुझे लगता है रुपया 76-76.5 के रेंज में ट्रेड होता है नजर आ सकता है 1-1.5 महीने में। राइस की स्ट्रेटजी के साथ काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 पैसे की कमजोरी और दिख सकती है। शुक्रिया सुनील जी आपका, तपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक समझाया कमोडिटी मार्केट का। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक